वेलकम टू रियल सिजी 98 जहां दुनिया बदलती है कैरेक्टर्स जीते हैं और राज कभी खत्म नहीं होते। शुरू करते हैं आज की मिस्टीरियस जर्नी। डिस्क्लेमर, रियल सिजी 98 बताई गई सभी कहानियां उनके ओरिजिनल राइटर्स और क्रिएटर्स पर अधिकार रखती हैं। यह वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और एंटरटेनमेंट के लिए बने गई है। हम किसी भी कंटेंट का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कृपया ओरिजिनल नोबल को जरूर सपोर्ट करें। अध्याय 11 स्थानिक प्रावधान। वांग होंग डीन के कार्यालय में दाखिल हुआ। उसने देखा कि और डीन चाय की मेज पर बैठे अपनी चाय का आनंद ले रहे हैं। छात्र वांग होंग, डीन को नमस्कार। कुछ दिनों की अनुपस्थिति के बाद ओल्ड डीन अधिक उत्साही लग रहे थे। उनके बाल पहले से काफी कम सफेद हो गए थे। हाहा, वांग होंग यहाँ है। मेरी उपस्थिति में औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपने घर जैसा समझो। आओ बैठो और मेरी चाय चखो। तुम्हें कैसी लगी? उनके बीच की गर्मजोशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे परिवार के सदस्य हों। वांग होंग पास ही बैठ गया और ओल्ड डीन ने उसे चाय का एक कप दिया। अतीत में गरीबी में पले बड़े वांग होंग के पास खाने के लिए भी मुश्किल से ही पर्याप्त भोजन होता था। चाय का अनुभव तो दूर की बात थी। इस विशेष चाय ने, जिसकी शुरुआती कड़वाहट के बाद मिठास और एक दीर्घकालीन सुगंध थी, उसकी स्वाद कलियों पर एक छाप छोड़ी। उत्कृष्ट चाय के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए वांग होंग के उत्साह ने ओल्ड डीन को चाय के बारे में अपने ज्ञान का भंडार साझा करने के लिए प्रेरित किया। वांग होंग ने ध्यान से सुना, बीच बीच में प्रश्न पूछते हुए, जिससे एक सुखद बातचीत हुई। थोड़ी देर बाद ओल्ड डीन ने आधिकारिक मामलों का जिक्र किया। जब आप अकादमी में दाखिल हुए थे तब मैंने आपके तेज और शक्तिशाली कदमों को देखा था। आप जीवन शक्ति से भरपूर थे। लेकिन क्या आपने अमरता की गोली ले ली है? हाँ, बिल्कुल, मैंने अमरता की गोली ले ली है और इसका उपयोग करके अर्जित अवस्था को प्राप्त किया है, वांग होंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। यह अच्छा है। मैंने आपको ठीक इसी मामले के लिए यहाँ बुलाया है। बाहर कुछ अफवाहें फैल रही हैं, आपने शायद कुछ सुनी होंगी। हाल ही में अकादमी से आसानी से बाहर न निकलना ही बेहतर है। हालांकि आप एक अमर बड़े भाई की पहचान रखते हैं और कोई भी खुलेआम आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी कुछ गलत इरादों वाले लोग हैं जो छुपकर आपको निशाना बना सकते हैं। वांग होंग ने समझदारी से सिर हिलाया। कई लोगों के सामने उसने अमरता की गोली न होने का संकेत देने के लिए अमृत पिया था। इसके अलावा अकादमी के पश्चिम की ओर एक खाली छोटा आंगन है। अंदर चले जाओ, यही कुंजी है। बूढ़ी डीन ने वांग होंग को एक चाबी दी। चाबी लेते हुए वांग होंग ने बूढ़ी डीन को धन्यवाद दिया। जाते समय बूढ़ी डीन ने उसे एक पौंड चाय की पत्तियां भी दी। द्वार खोलने के लिए चाबी का उपयोग करते हुए वांग होंग का स्वागत एक छोटे से लॉन ने किया जो अपरिचित खरपतवारों और बिखरे हुए जंगली फूलों से सजा हुआ था। एक व्यक्ति की ऊंचाई जितनी दीवार के भीतर 6 कमरे थे, जिनमें फर्नीचर, मेज, कुर्सियां, बेंच, रसोई और अन्य सुविधाएं थीं। इस रात वांग होंग ने अपनी दिनचर्या तोड़ दी और साधना में नहीं लगे। इसके बजाय उन्होंने एक आराम कुर्सी निकाली, लॉन पर लेट गए और तारों भरे आकाश को निहारा। उनके हाथ में मुट्ठी भर रस भरी थी जो उनके छोटे भाई की पसंदीदा थी और वे उन्हें धीरे धीरे चख रहे थे। पता नहीं मेरा छोटा भाई अब कैसा है। क्या कोई उसे तंग कर रहा है? जैसा कि कहावत है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। वांग होंग ने मन ही मन सोचा, बड़े भाई के रूप में मैंने अपने छोटे भाई का ठीक से ख्याल नहीं रखा। इसके विपरीत मैंने उसका फायदा उठाकर कई लाभ प्राप्त किए हैं। सच्चा पुरुष आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा होता है, सिद्धांतों का प्रतीक होता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। मैं, वांग होंग, अमर बड़े भाई की उपाधि के सहारे कैसे गुजारा कर सकता हूँ? वांग होंग खड़ा हुआ, स्थानिक शक्ति से एक लोहे का भाला निकाला और आरंभिक मुद्रा धारण करने के बाद अमर का मार्गदर्शन और समुद्र से नीला ड्रैगन निकलता है की चालें शुरू की। भाले ने वास्तविक और मायावी दोनों रूप प्रदर्शित किए, जिसमें विशिष्ट और सटीक तकनीकें थीं। ये तेजी से आगे बढ़ता, तेजी से पीछे हटता, खतरनाक गति और छोटे अंतराल के साथ। पहाड़ की तरह स्थिर, फिर भी बिजली की तरह गर्जनापूर्ण। वांग होंग ने गर्ज भाला तकनीक के नाम से जानी जाने वाली चालों के समूह का 10 से अधिक बार अभ्यास किया जब तक कि चंद्रमा अपने चरम पर नहीं पहुंच गया, जिससे वह पसीने से तरबतर हो गया। एक ताज़ा स्नान के बाद वांग होंग ने स्पेसियल में प्रवेश किया और सो गया। स्पेसियल के भीतर कई घंटे बीत गए, जबकि बाहरी दुनिया में केवल 15 मिनट ही बीते थे। स्पेसियल से बाहर आने पर वांग होंग मानसिक रूप से तरोताजा होने के बावजूद शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। मांसपेशियों को हिलाने से दर्द हो रहा था, जिससे उसे ध्यान और अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास शुरू करने की प्रेरणा मिली। वांग होंग ने गवर्नर वेसल मेरिडियन को सफलतापूर्वक खोल लिया है और अर्जित अवस्था में प्रवेश कर लिया है। अगला चरण 8 असाधारण मेरिडियन में से शेष 6 मेरिडियन को खोलना है, अर्थात थ्रस्टिंग मेरिडियन, गर्दल मेरिडियन, यिन लिंकिंग मेरिडियन, यांग लिंकिंग मेरिडियन, यिन हील मेरिडियन और यांग हील मेरिडियन। सभी 8 असाधारण मेरिडियन खुलने पर ही किसी को अर्जित अवस्था की संपूर्ण साधना पूरी करने वाला माना जा सकता है।
गवर्नर वेसल मेरिडियन को खोलना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण है। अधिकांश लोगों को सामान्य साधना में कई वर्ष लग जाते हैं और कुछ को तो अर्जित अवस्था में प्रवेश करने में 10 से 20 वर्ष भी लग सकते हैं। शेष 6 मेरिडियन को खोलना और भी कठिन है और अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट अर्जित अवस्था में ही रुक जाते हैं। बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट ही अपने जीवन काल में सभी 8 असाधारण मेरिडियन को खोल पाते हैं, जिससे वे सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। सहज अवस्था के साधकों को हाथों और पैरों के 6 मेरिडियन खोलने होते हैं, कुल मिलाकर 12 मेरिडियन। वांग होंग ने बोर तक अपनी साधना जारी रखी, जिससे हाल ही में खुले गवर्नर वेसल मेरिडियन को कुछ हद तक स्थिर किया जा सका। इस गति से सहज अवस्था तक पहुंचना एक ऐसा कार्य प्रतीत होता था जिसमें लंबा समय लगेगा। वांग होंग की योजना थी कि वह किंगजू अमरनगर की खोज में किंगजू पर्वत पर जाने से कम सहज अवस्था तक साधना करे। आगे का सफर खतरों से भरा था और वांग होंग आधे रास्ते में खूंखार जानवरों का शिकार नहीं बनना चाहता था। लगता है मुझे कुछ हल निकालना होगा। स्पेस में मिलने वाली वो औषधीय जड़ी बूटियां मददगार होनी चाहिए, बस मुझे उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। सुबह के युद्ध गठन अभ्यास के बाद वांग होंग बिना कुछ खाए पुस्तकालय गया और चिकित्सा पुस्तकों का एक ढेर उधार लिया। उन्हें वापस लाते हुए वह रास्ते में बुदबुदाया, कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर पर्याप्त किताबें न होने का पछतावा होता है। मुझे भविष्य में और पढ़ना चाहिए। छोटी से आंगन में वापस आकर वांग होंग ने कुछ स्पेस प्रोड्यूस चावल के दाने निकाले, जिन्हें वह लंबे समय से खाना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला था। ये चावल के दाने उंगली जितने मोटे, सुनहरे पीले रंग के थे और चावल की मनमोहक सुगंध बिखेर रहे थे। वांग होंग ने मुट्ठी भर चावल उठाए, हाथों से घुमाकर छिलका हटाया, भूसी को उड़ा दिया, जिससे उंगलियों के आकार के चमकदार और सफेद दाने रह गए। वांग होंग ने 1 पौंड से अधिक चावल को संसाधित किया और फिर उसे बर्तन में डाल दिया। उसने पहले पानी को उबाला, फिर उसे बहुत धीमी आंच पर पकाया। चावल की सुगंध की केवल रुक रुक कर आने वाली महक ही महसूस हो रही थी, जिससे वांग होंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख रहा हो। चावल पकाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग करते समय पानी उबलने के बाद तेज आंच पर चावल आसानी से जल सकते हैं और ढक्कन को बीच में नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा चावल कच्चे रह सकते हैं। इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना चाहिए, जिससे सुगंधित, अच्छी बनावट वाले और नीचे कुरकुरी चावल की परत वाले चावल बनते हैं। वांग होंग खाना पकाने में माहिर थे, हालांकि अतीत में गरीबी के कारण उन्हें पहले ज्यादा अवसर नहीं मिले थे। चावल को पूरी तरह पकने में लगभग आधा घंटा लगा। पका हुआ चावल पारदर्शी, मुलायम और हर दाना चमक रहा था। वांग होंग ने बर्तनों की परवाह नहीं की, उसने 6 बड़े कटोरे चट कर लिए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने चम्मच से तले में चिपके कुरकुरे चावल को खुरच कर निकाल लिया और उसे खाने के बाद नाश्ते के रूप में रख लिया। खाने के बाद वांग होंग को अपने पेट में हल्की गर्मी महसूस हुई, उतनी तीव्र नहीं जितनी पिछली बार अमरता की गोली लेने पर हुई थी। वांग होंग ने 2 घंटे तक पालथी मारकर ध्यान किया। उसके पेट की गर्मी गायब हो गई और नवगठित गवर्नर वेसल मेरिडियन काफी स्थिर हो गया था। इस गति से इसे पूरी तरह स्थिर करने के लिए केवल 5 या 6 बार और ध्यान करने की आवश्यकता होगी। वांग होंग परमानंद से भर गया। केवल एक बार भोजन करने के बाद साधना से प्राप्त शक्ति 4 या 5 दिनों के दैनिक अभ्यास के बराबर थी। हाहा, जब तक मैं दिन में 2 बार भोजन करता हूँ, मैं दूसरों की तुलना में लगभग 10 गुना तेज साधना गति प्राप्त कर सकता हूँ। भविष्य में मैं भी एक प्रतिभाशाली होने का दिखावा कर सकता हूँ। वांग होंग ने स्थानिक गेहूं से कुछ पैनकेक बनाए और उन्हें खाया और पाया कि उनका प्रभाव स्थानिक चावल के समान था। अध्याय 12, मुखौटा आदमी को बाहर निकालना। इसके बाद के दिनों में वांग होंग ने अपने डेलाइट के घंटों को ध्यान में रखते हुए भोजन के बाद भोजन, आंतरिक ऊर्जा की खेती करने और अंतरिक्ष के भीतर अध्ययन में अपनी शाम को खर्च करने के लिए अपने डेलाइट घंटे समर्पित किया। इस अवधि के दौरान अकादमी ने अज्ञात व्यक्तियों की घुसपैठ करने की कई घटनाओं का अनुभव किया, जिनमें से सभी अकादमी गश्त टीमों द्वारा खोजे गए थे और या तो स्पॉट पर या कब्जा कर लिया गया था। इसे संबोधित करने के लिए अकादमी ने गश्ती और सतर्कता के लिए कर्मियों को बढ़ा दिया। गश्ती दल छात्रों से काफी ताकत वाले छात्रों से बना था, साथ ही साथ युद्ध के निर्माण की सहयोगी तकनीकों के साथ सामान्य अधिग्रहण मार्शल कलाकारों के लिए संघर्ष करना मुश्किल हो गया। इस सीखने के चरण के माध्यम से वांग होंग ने औषधीय जड़ी बूटियों की एक निश्चित समझ हासिल की। जीनसेंग, एस्ट्रेगलस और उसकी जगह में बैंगनी मशरूम आंतरिक ऊर्जा की खेती के लिए सभी फायदेमंद थे। खपत के तरीकों के लिए विभिन्न विकल्प थे, जैसे उन्हें औषधीय सूप में पकाने, औषधीय गोलियां बनाने, उन्हें औषधीय व्यंजनों के लिए भोजन के साथ जोड़ना या उन्हें औषधीय शराब में शामिल किया गया था। प्रत्येक विधि में इसकी योग्यता और कमी थी। इस समय वांग होंग सूप के एक बर्तन को खत्म करने में पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। उस दिन झांग टाई माओ और अन्य पहाड़ों में शिकार कर चुके थे और जंगली सुअर पसलियों का एक बड़ा टुकड़ा वापस लाया, जिसे उन्होंने उदारता से वांग होंग को दिया। उन्होंने अंतरिक्ष से 40 वर्षीय एस्ट्रेगलस से भी अधिक खोला और इसे पोर्क पसलियों के साथ एक साथ रखा।
एस्ट्रेगलस में एक हल्की प्रकृति थी जो प्लीहा को उत्तेजित करने, क्यूई को फिर से भरने और गुर्दे को पोषित करने के लिए जाना जाता है, जिससे यह औषधीय व्यंजनों के लिए आदर्श बनाता है। पॉट ढक्कन के किनारों सफेद भाप की एक स्थिर धारा उत्सर्जित कर रहे थे, जो दर्शाता है कि यह लगभग 1 घंटे तक घूम रहा था। ये खाने के लिए तैयार होना चाहिए। वांग होंग ने ढक्कन को उठाया, समृद्ध मांस सुगंध और एक बेहोश औषधीय सुगंध के साथ एक दूधिया सफेद शोरबा को प्रकट किया। एस्ट्रेगलस की सुगंध अधिक शक्ति नहीं थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि औषधीय व्यंजन मूल स्वाद को बरकरार रखे। वांग होंग ने एक पसलियों का चयन किया, इसे अपने हाथों से पकड़ लिया, इसे कुछ बार उड़ा दिया और फिर एक हार्दिक काट लिया। इमेम, हड्डियां निविदाएं हैं और मांस रसीला है, उन्होंने कहा। उन्होंने तेजी से मांस को समाप्त कर दिया और एक संतोषजनक ध्वनि बनाकर हड्डियों से शोरबा भी चूसा। मांस का उपभोग करने के बाद उन्होंने हड्डियों को कुचल दिया, प्रत्येक चबाने के साथ मज्जा को छोड़ दिया। जैसे ही वांग होंग अपने भोजन का आनंद ले रहा था, एक होरे वॉयस बाधित हो गया, बच्चे, आप काफी शानदार ढंग से खा रहे हैं। अपने बुजुर्गों के लिए कुछ सम्मान दिखाने और इस बूढ़े आदमी के साथ एक सिप साझा करने के बारे में कैसे? अचानक आवाज से चौंका दिया। वांग होंग ने स्रोत की तरफ देखा और काले रात के कपड़े, एक मुखौटा चेहरे और हाथ में एक चमकदार एकल तलवार हाथ में एक चित्रा पहने हुए एक आंकड़े देखा, द्वार पर खड़े हो गए। वांग होंग का दिल कड़ा हो गया। किसी ने अपने घर में घुसने का प्रबंधन कैसे किया? घुसपैठिया एक अधिग्रहित मार्शल कलाकार की संभावना थी और वांग होंग के बावजूद अधिग्रहित क्षेत्र तक पहुंचने के बावजूद उन्हें किसी भी व्यवहारिक मुकाबला अनुभव की कमी थी, खासकर हाल की शुरुआत में उनकी हालिया दीक्षा के साथ। इस मुखौटे वाले व्यक्ति का सामना करने में आत्मविश्वास कहीं भी नहीं पाया गया था। मास्क के साथ इशारा करते हुए, बच्चे घबराहट नहीं करते हैं और किसी भी विचार को बंद नहीं करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको केवल ईमानदारी से जवाब देने की जरूरत है, मुखौटा आदमी ने कहा, तलवार के साथ इशारा करते हुए। अपने डर को दबाकर वांग होंग ने एक मुस्कान को मजबूर कर दिया। कृपया अपने सवालों के साथ आगे बढ़ें। मैं सचमुच कुछ भी जवाब दूंगा। ईमानदारी से, मैंने हमेशा नायकों और अपने जैसे महान आंकड़े प्रशंसा की है। यदि आपके पास कुछ भी है, तो मुझे निर्देश देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और मैं इसे ठीक से कर दूंगा। वांग होंग को सहयोग करने के इच्छुक मुखौटा आदमी ने थोड़ा सा आराम किया, सोचता, ये बच्चा जानता है कि कैसे व्यवहार करना है। 12 या 13 वर्षीय के लिए बुरा नहीं है कि वह खुद को डर में गीला न करे। मैं उसे बाद में आराम से मरने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, मुखौटा आदमी ने एक कुर्सी खींच ली और द्वार पर बैठे। मैंने सुना है कि बहुत पहले नहीं, एक अमर यहाँ उतर गया। क्या ये सच है? वांग होंग ने पुष्टि की, ये सच है। हजारों लोगों ने इसे देखा। अमर मास्टर उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित कर सकता है, उन्हें हवा में आकार में कई झांग में बदल सकता है। उसके हाथ के एक सौम्य बिंदु के साथ वह विशाल चट्टानों को तोड़ सकता है। अंत में अमर मास्टर फ्लाइंग तलवार पर बैठ गया और बिजली की एक फ्लैश की तरह गायब हो गया। धीरे धीरे सूप के एक कटोरे को डुबोते हुए वांग होंग ने बात की। मुखौटा आदमी के विद्यार्थियों ने अनुबंध किया, आंतरिक अशांति का खुलासा किया। अमर मास्टर की यात्रा का उद्देश्य क्या था? क्या उसने अमर तकनीकों के लिए अमर गोलियां या मैनुअल की तरह कोई खजाना छोड़ दिया? सूप के एक सूप के साथ अपने गले को गीला करने के बाद वांग होंग ने जारी रखा, अमर मास्टर अपने अमर संकट के लिए शिष्यों की भर्ती के लिए आया था। उन्होंने हर किसी का निरीक्षण करने के लिए एक जादुई उपकरण का उपयोग किया और अंततः एक शिष्य को स्वीकार किया। अमर गोलियों के लिए वहां थे वास्तव में कुछ। वांग होंग ने सूप के साथ अपने कटोरे को फिर से भर दिया और कमरे में चारों ओर घूमते हुए कहा, अमर गोली वास्तव में चमत्कारी है। बोतल खोलने के बाद बस इसे सूंघना आपको सत्ता में वृद्धि कर सकता है। हमारे पुराने डीन ने एक लिया और उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ, यहाँ तक कि उसके सफेद बाल काले हो गए। जहाँ तक मुझे पता है, एक और अमर गोली है, लेकिन एक और अमर गोली है, लेकिन दुर्भाग्यवश। वांग होंग की उत्तेजना बढ़ी और अनजाने में वह मुखौटा आदमी के करीब चला गया, जो अब 2 फीट दूर था। मुखौटा आदमी दिलचस्पी ले रहा था, ये बच्चा सस्पेंस का निर्माण कर रहा था। सहज, उसने पूछा, दुर्भाग्य से क्या? दुर्भाग्य से, किसी और के पास रात के खाने के लिए था। जैसा कि वांग होंग ने इन शब्दों को कहा, उसने सूप कटोरे को अपने हाथ में मुखौटा आदमी की आंखों की ओर छेड़छाड़ की। उसी समय एक लोह भाला अपने हाथ में दिखाई दिया, तेजी से मुखौटा आदमी की छाती की ओर जोर से जोड़ दिया। ये कदम अंतरिक्ष से हथियारों को जल्दी से पुनर्प्राप्त करने और तुरंत युद्ध में शामिल होने से जुड़ा हुआ था, कुछ वांग होंग लंबे समय तक अभ्यास किया था। मुखौटा आदमी अभी भी शब्दों को संसाधित करता है, किसी और को रात के खाने के लिए था। सूप का एक कटोरा उसके प्रति छिड़काव आया जब पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अपने व्यापक मुकाबले के अनुभव के बावजूद मुखौटा व्यक्ति ने अपनी बाएं हाथ को ब्लॉक करने के लिए लहराया, साथ ही साथ एकल तल वाली तलवार को नीचे से ऊपर तक स्विंग किया। कुर्सी में बैठे वह केवल अपने पहुंचे चोरी में बाईं ओर कुछ इंच दुबला कर सकता था।
भाले के साथ वांग हॉन के क्लोज रेंज का हमला तेजी से बिजली था। जैसे ही स्पीयरहेड मुखौटा मानव की बाएं छाती से लगभग 1 इंच दूर था, तलवार के विक्षेपण और मामूली चोरी ने पू ध्वनि का कारण बनता था, क्योंकि भाले को मुखौटा आदमी की छाती के ऊपरी दाएं भाग में 3 इंच से अधिक छेद दिया जाता था। वांग हॉन ने अपनी सफलता पर पूंजीकरण करने का इरादा किया, स्पीयरहेड को आगे बढ़ाया। यद्यपि मुखौटा आदमी उसकी चोट के बावजूद वांग हॉन के हाथ की ओर भाला शाफ्ट के साथ तलवार को पीछे हटने और तलवार को घुमाया। असहाय, वांग हॉन केवल घाव में भाले को घुमा सकता है और इसे तेजी से पीछे छोड़ सकता है, जिससे मांस और रक्त का एक बड़ा हिस्सा खींच लिया जा सकता है। वांग हॉन एक और त्वरित हमले के लिए लुप्त हो गया, मौका को जब्त कर रहा था, जबकि मुखौटा आदमी कमजोर था, वसूली के लिए कोई समय नहीं और किसी भी भागने को रोकने के लिए द्वार को सुरक्षित कर रहा था। ये जानकर कि उसने दिल नहीं मारा, वांग हॉन को पता था कि मुखौटा आदमी तुरंत मर नहीं जाएगा। हालांकि उसने निस्संदेह फेफड़ों को पेंच किया था, जिससे बाहर से हवा को छाती में प्रवेश करने की इजाजत दी गई थी। अधिकतम 2/4 घंटे में मुखौटा आदमी चेतना खो देगा। इसके अतिरिक्त रक्त वाहिकाओं में समृद्ध फेफड़ों के साथ रक्त का एक महत्वपूर्ण नुकसान उनके निधन को तेज करेगा। वैंग हॉन को जीतने का दावा करने के लिए उन्हें बेहोश करने की प्रतीक्षा करने के लिए उसे रोकने की जरूरत थी। केवल 3 महीनों के लिए भाला तकनीक का अभ्यास करने के बाद वांग हॉन की सच्ची ताकत मुखौटा व्यक्ति की तुलना में काफी कम थी। वर्तमान में वह केवल अपने मौजूदा लाभ का फायदा उठा सकता है, तेजी से हमलों को लॉन्च कर रहा है, लगातार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है और प्रतिद्वंद्वी को बचाव करने के लिए मजबूर कर सकता है। प्रारंभ में वांग हॉन के तेज हमलों को घबराहट से प्रेरित किया गया था, क्योंकि यह पहली बार जीवन या मौत के संघर्ष में शामिल था, खासकर बेहतर मार्शल कौशल वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि प्रत्येक गुजरने वाले पल के साथ वह थंग्स स्पीयर तकनीक की अपनी समझ को गहरा बनाने, हस्तक्षेप में अधिक कुशल बन गया। दूसरी तरफ मुखौटा आदमी तेजी से परेशान हो रहा था, अपने अनुभव के वर्षों को दर्शाता था, क्योंकि उन्होंने खुद को एक गंभीर स्थिति में पाया था। सबसे पहले उन्होंने गंभीर रूप से 12 या 13 वर्षीय लड़के को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि अगर उन्होंने गर्भ में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शुरू किया, भले ही वह संभवतः कितना कौशल हो सकता है, उसने अपने गार्ड को थोड़ा सा नीचे जाने दिया था और उस मामूली निरीक्षण ने उसे काफी हद तक खर्च किया था। मुखौटा आदमी कमजोर हो गया क्योंकि युद्ध बढ़ गया, जिससे उसकी सांस अधिक कठिन हो रही थी। सांस छोड़ना आसान था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत की कोशिश की, वह बाहरी हवा में आकर्षित नहीं कर सका। उनके अंग तेजी से कमजोर हो गए, बल लेने में असमर्थ। उनकी पलकें भारी हो गईं, और वह जो चाहता था वह एक अच्छी नींद का आनंद लेना था। अपनी जीभ पर काटकर मुखौटा व्यक्ति ने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। अगर वह मर गया तो भी किसी को उसके साथ ले जाने के लिए निर्धारित किया गया। वांग हॉन की चाल, नकाबपोश आदमी के पेट के उद्देश्य से व्हाइट सांप जहर थूकता है। इस बार मुखौटा आदमी चकमा नहीं था। भाले ने सीधे अपने पेट को छेड़छाड़ की, टिप अपनी पीठ से उभरती हुई। मुखौटा आदमी की आंखें रक्तपात हो गईं, एक पागल अभिव्यक्ति का खुलासा किया। अपने बाएं हाथ के साथ भाले को पकड़कर वह आगे बढ़ गया, एकल तल वाली तलवार को वांग हॉन की गर्दन की ओर झुकाव। वह उन दोनों को एक साथ लेने के इरादे से लग रहा था। वांग हॉन जल्दबाजी में जाने पीछे की ओर बढ़ते हुए, लेकिन ब्लेड ने अभी भी अपनी छाती पर एक लंबा गश छोड़ा। मुखौटा आदमी अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके वांग हॉन का पीछा जारी रखा। एक उचित भागने के लिए कमरा बहुत छोटा था। कुछ कदमों के बाद वांग हॉन अचानक उसके हाथ में एक और लौह भाला था। साथ ही उन्होंने हॉर्स स्पीयर को पीछे हटना के रूप में जाना जाने वाला एक कदम निष्पादित किया। मुखौटा आदमी गार्ड को पकड़ा, उसके माध्यम से बर्फीले ठंडा महसूस कर रहा था। नकाबपोश आदमी जमीन पर गिर गया, अंत में मौत के लिए झुकाव से पहले एक पल के लिए आश्वस्त किया। जैसे ही वह मर रहा था, वह नहीं कर सका कि यह भाला कहीं से कैसे दिखाई दिया था। अध्याय 13, शराब बनाना। वांग हॉन ने नकाबपोश आदमी को एक जोरदार लात मारी और डांटते हुए कहा, मूर्ख, घर पर नहीं रह सकते थे? मौत को दावत देने क्यों निकले? अमरता की गोली किसके पास होती है और वो उसे तुरंत क्यों नहीं निगल लेता? दूसरों के लिए बचाकर क्यों नहीं रखता? मूर्ख, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अमरता की तकनीकें दी गई हैं, क्या तुम उन्हें सीख सकते हो? अगर इतना आसान होता, तो दुनिया में इतने सारे बेवकूफ लोग क्यों होते? उसने जोर देने के लिए एक और लात मारी। अपनी निराशा व्यक्त करने के बाद वांग हॉन का मन धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ क्षण पहले हुई भीषण लड़ाई के दौरान उसका पूरा ध्यान प्रतिद्वंद्वी को मारने पर केंद्रित था। अब शांति भंग होने के बाद अपने सामने पड़े शव को देखकर उसके दिल में एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। यह मुठभेड़ बेहद खतरनाक थी। अगर अचानक किया गया हमला नाकाम हो जाता, तो शायद आज वही जमीन पर पड़ा होता। शव को कपड़े से ढककर वह अपने घावों की देखभाल करने लगा। उसकी छाती पर गहरा घाव था, जिससे हड्डी दिखाई दे रही थी।
सौभाग्य से पिछली बार जब वह जीशीतांग चिकित्सा केंद्र गया था, तब उसने वहां से सफेद जेड पाउडर की एक बोतल प्राप्त कर ली थी। उसने गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक मिलाया और बड़े ध्यान से घाव को साफ किया। दर्द से कराहते हुए वांग हॉन को मर्दानगी का एहसास हुआ, हालांकि उसे इस बात का अफसोस था कि उसके इस शांत भाव से घाव साफ करने का दृश्य देखने वाला कोई नहीं था। सफाई के बाद उसने घाव पर सफेद जेड पाउडर समान रूप से फैलाया और उबले हुए भांग के कपड़े से पट्टी बांध दी। बचा हुआ सफेद जेड पाउडर पानी के साथ पी लिया गया। वांग हॉन ने भविष्य में कुछ औषधि बनाने की आवश्यकता पर विचार किया, लेकिन उनके पास औषधीय जड़ी बूटियों के बीज नहीं थे। असली उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियां आसानी से नहीं मिलती थी, उन्हें केवल चांदी से नहीं खरीदा जा सकता था। व्हाइट जेड पाउडर का प्राथमिक घटक व्हाइट जेड मशरूम था, जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। ये औषधीय जड़ी बूटी अपने विकास के वातावरण को लेकर बेहद संवेदनशील होती है और असाधारण रूप से अनुकूल परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मुरझाकर मर जाती है। अपने काम निपटाने के बाद वांग हॉन्ग ने अपनी बेचैनी को दबाते हुए नकाबपोश आदमी की तलाशी ली और उसे कुछ खुले चांदी के सिक्के और सफेद जेड पाउडर की एक और बोतल मिली। ऐसा प्रतीत हुआ कि सफेद जेड पाउडर वास्तव में योद्धाओं के लिए उनकी यात्राओं के दौरान एक आवश्यक औषधि थी, जो हत्या और लूटपाट दोनों के लिए एक उपकरण थी। नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे से नकाब हटाने पर वांग हॉन्ग ने 50 वर्ष की आयु के एक गोरे, पतले चेहरे वाले व्यक्ति को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वांग हॉन्ग ने गश्ती दल को घटना की सूचना दी और शव को ठिकाने लगाने का आदेश दिया। जब तक उसने ये कार्य समाप्त किया, तब तक काफी रात हो चुकी थी और खून की कमी के कारण उसे हल्का चक्कर आ रहा था। वांग हॉन्ग ने बचा हुआ मांस का सूप पिया और खाने के बाद सो गया। अगले दिन वांग हॉन्ग ने सैन्य प्रशिक्षण प्रशिक्षक फैंग लाओमो को कुछ दिनों की छुट्टी की आवश्यकता के बारे में सूचित किया और घर पर आराम करने में जुट गए। फिलहाल वे इत्मीनान से चाय की चुस्की लेते हुए एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। बाहर से दस्तक की आवाज आई। झांग टाइमाओ, ली शियाओ या हुआ विन जुए और लू जिनगो वांग हॉन्ग की चोट के बारे में सुनकर उनसे मिलने आए थे। इस दौरान वे अक्सर एक साथ युद्ध संरचनाओं का अभ्यास करते थे और दिल से बच्चे होने के कारण जल्दी ही एक दूसरे की संगति में आनंद पाते थे। वांग हॉन्ग ने उन्हें रसभरी की एक थाली पेश की, जो देखने में अंतरिक्ष की उपज लग रही थी और समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित हो गई थी। ये रसभरी, जो कभी उंगलियों के आकार की थी, अब कबूतर के अंडों के आकार की हो गई थी। इनका सेवन करने से खेती में भी सूक्ष्म सुधार होता था, हालांकि अंतरिक्ष के चावल और गेहूं के दानों जितना स्पष्ट नहीं। ली शियाओया ने एक फल उठाया और धीरे से घूंट भरकर उसे फोड़ दिया, जिससे मीठा रस उसके गले से नीचे उतर गया। राहत की सांस लेते हुए उसने कहा, वांग हॉन्ग, तुमने ये कहां से खरीदे? ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। झांग टाई माओ ने एक ही बार में 3 बेर निगलते हुए कहा, ये पहाड़ के जंगली बेर होने चाहिए। मैंने पहले भी पहाड़ पर ऐसे रसभरी तोड़े हैं, हालांकि इतने बड़े या स्वादिष्ट नहीं थे। मैंने इन्हें कल पहाड़ पर तोड़ा था। दुर्भाग्य से पेड़ बहुत छोटा था, मुझे बस इतनी ही मात्रा मिली, वांग हॉन्ग ने जवाब दिया, जानबूझकर ये बताते हुए कि उसने इन्हें पहले ही तोड़ लिया है ताकि अगली बार उसे साथ चलने के लिए न कहा जाए। लू जिनगो ने अपने मुंह में बेर भरते हुए बुदबुदाया, इन बेरों से बेहतरीन शराब बनेगी। मैं पहाड़ों पर जंगली अंगूर तोड़कर शराब बनाता था, इन बेरों से शायद जंगली अंगूरों से भी ज्यादा सुगंधित शराब बनेगी। हुआ विन जुए ने अपनी उंगलियों के बीच एक बेर को बड़े सलीके से घुमाते हुए कहा, छोटी बच्ची, ठीक से सीख नहीं रही है, हमेशा बड़ों की नकल करते हुए पीती है। तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो और पिछली बार मैंने तुम्हें अंगूर की शराब कम पीते हुए नहीं देखा, लू जिनगो ने जल्दबाजी में जवाब दिया। वक्ता को जानकारी नहीं है, लेकिन श्रोता समझ जाता है। वांग हॉन्ग ने देखा कि अंतरिक्ष में रसभरी का पौधा, जो शुरू में एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था, अब एक व्यक्ति से भी लंबा हो गया था। परेशानी की बात यह थी कि इसमें हर कुछ दिनों में फलों का एक गुच्छा लगता था और यदि उन्हें तुरंत नहीं तोड़ा जाता, तो फल जमीन पर गिर जाते, जड़ पकड़ लेते और फिर से उगाते। शुरुआत में वांग हॉन्ग ने रसभरी का ये पौधा अपने और अपने छोटे भाई के रोजाना के नाश्ते के लिए उगाया था। कभी कभी अगर रसभरी पूरी तरह खत्म नहीं होती थी, तो वह बची हुई रसभरी को कई बड़े जारों में भरकर रख लेता था। ये रसभरी के जार बाद में शराब बनाने के प्रयोग के तौर पर काम आए। वांग हॉन्ग ने अंतरिक्ष में एक लाभ की खोज की, जिसके अनुसार जब तक चीजें सीधे जमीन को नहीं छूती, उन्हें बिना खराब हुए अनिश्चित काल तक संरक्षित किया जा सकता है। हालांकि जमीन के संपर्क में आते ही जीवन शक्ति से भरपूर कोई भी चीज जड़ पकड़ लेती और अंकुरित हो जाती। इससे पहले वांग हॉन्ग ने अंतरिक्ष में फसल के अनाज को रखने के लिए एक लकड़ी का रैक बनाया था। अप्रत्याशित रूप से 2 दिन बाद रैक के नीचे नई जड़ें उगईं और रैक ताजी, कोमल टहनियों से ढक गया। उसके बाद वांग हॉन्ग द्वारा अंदर रखे गए किसी भी रैक को बाहर धूप में सुखाया जाता और आग पर भूना जाता। कुछ हंसी मजाक के बाद समूह ने वांग हॉन्ग को सावधान रहने की याद दिलाई, क्योंकि अकादमी में इस समय शांति नहीं थी और अक्सर घुसपैठिए आते रहते थे।
वांग होंग ने स्वाभाविक रूप से नकाबपोश आदमी के खिलाफ अपने वीरतापूर्ण कारनामों को बयां करने से खुद को नहीं रोका और कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इससे झांग टाई माओ और ली शियाओया ने उसकी प्रशंसा की, जबकि हुआ वेनजू और लू जिंगो उसे संदेह की नजर से देखते थे। जाने से पहले उन्होंने वांग होंग को उसके ठीक होने के बाद पहाड़ों में शिकार पर जाने का निमंत्रण दिया। वांग होंग ने सोचा कि किंग युनशान की विशालता को देखते हुए एक बार पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद दूसरों के लिए उसे ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए वह खुशी खुशी सहमत हो गया। जिस घाटी में किंग यांग अकादमी स्थित थी, उसके उत्तर में प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के लिए घरों का एक समूह था। आवासीय क्षेत्र के सामने एक छोटी सी गली थी, जिसके एक तरफ छोटी छोटी दुकानें और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ रोजमर्रा की अधिकांश आवश्यक वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती थी, लेकिन बड़े लेन देन आमतौर पर काउंटी में होते थे। वांग होंग, जो इस समय इस सड़क पर टहल रहा था, दोनों ओर की दुकानों और स्टॉलों को ध्यान से देख रहा था। अगर कोई राहगीर उनकी दुकानों पर सरसरी नजर भी डालता, तो स्टॉल विक्रेता जोश से उन्हें आवाज देते। विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुएं स्थानीय विशेषताएं, पर्वतीय उत्पाद थी, और कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जिनसे अकादमी के छात्र अपने खाली समय में निपटते थे, जैसे औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई या पर्वतीय उत्पादों की बिक्री। दूसरी ओर दुकानों में तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका, चाय और कपड़े जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती थीं। वांग होंग को एक वानशी जियुफोंग, एक प्रकार का रेस्तरां, मिला और वह अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, शराब की एक तेज गंध ने उसका स्वागत किया और उसकी नजर शराब के बड़े बड़े पीपों की कतारों पर पड़ी। वांग होंग के कुछ बोलने से पहले ही एक हंसमुख युवती पास आई और बोली, महोदय, क्या आप कुछ शराब खरीदना चाहते हैं? हमारे स्टोर में कई बेहतरीन शराबें उपलब्ध हैं, जिनमें 10 साल पुरानी यूलेंचुन, 20 साल पुरानी जिनयुए और हाल ही में बनी बर्न नाइफ शामिल हैं। कुछ देर सोचने के बाद वांग होंग ने पूछा, मैं औषधीय शराब बनाने के लिए कुछ शराब खरीदना चाहता हूँ। क्या आप कोई विशेष प्रकार की शराब सुझाएंगे? उस युवती ने सलाह दी, ऐसे में ताज़ा बनी हुई बर्न नाइफ भी आजमाएं। इसका स्वाद दमदार है और कीमत भी वाजिब है, 50 वेन प्रति जिन। वांग होंग तुरंत मान गया और उसने 100 जिन शराब को 10 छोटे बर्तनों में भरकर देने का आदेश दिया। उसने दुकानदार से शराब बनाने के लिए कुछ जियुकू भी मांगी। कुल मिलाकर उसने 5 ताइल चांदी दी और जियुकू उसे मुफ्त उपहार के रूप में दे दी गई। अपने आंगन में लौटकर वांग होंग ने 40 साल पुराने जिनसेंग के 5 पौधे और 40 साल पुराने बैंगनी मशरूम के 5 पौधे उखाड़े। उन्होंने उन्हें अलग अलग शराब के जारों में भिगोया, मोम से सील किया और फिर उन्हें एक जगह रख दिया। उसने अंतरिक्ष में बची हुई रिसभरियों को भी मसल दिया, उसमें जियुकू मिलाया, अच्छी तरह से हिलाया और जार को सील कर दिया। अब से इसे बस कुछ दिनों में एक बार हिलाने की जरूरत होगी। वास्तव में, बेर जैसे फलों को बिना जियुकू मिलाए, केवल कुचलकर भी किण्वित करके शराब बनाई जा सकती है। हालांकि, जियुकू का उपयोग करने की तुलना में, परिणामी शराब में अशुद्धियां अधिक होंगी और स्वाद कम परिष्कृत होगा। अध्याय 14, सफेद जैद मशरूम। किंगयुन पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में 5 लोग, 4 पुरुष और एक महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आगे चल रहे हटे कट्टे युवक ने रुककर पीछे मुड़कर पूछा, आगे खूंखार जानवर हैं? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये खूंखार जानवर कोई साधारण जंगली जानवर नहीं थे, उनमें से सबसे कमजोर में भी शुरुआती स्तर के मार्शल आर्टिस्ट जितनी ताकत होती थी, जबकि कुछ दुर्जय जानवर जन्मजात मार्शल आर्टिस्टों को टक्कर दे सकते थे। संक्षिप्त चर्चा के बाद समूह ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वांग होंग सिद्ध स्तर पर पहुंच चुका था, हुआ वेंजू वर्षों से प्रारंभिक स्तर पर था, और अन्य तीनों ने भी प्रारंभिक स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा प्राप्त कर लिया था। एकजुट प्रयास से उन्हें विश्वास था कि वे 1 या 2 भयंकर जानवरों का सामना कर लेंगे। इसके अलावा इस बार उनका प्राथमिक उद्देश्य अपने युद्ध कौशल को निखारना, युद्ध का अनुभव प्राप्त करना, खूंखार जानवरों का शिकार करना, दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और कुछ धन कमाना था। इनमें से केवल हुआ वेंजू ही धनी परिवार से थी, जबकि वांग होंग के पास कुछ धन था, लेकिन वह उसका दिखावा नहीं करती थी। शेष तीनों को अपनी साधना को चलाने के लिए जीविका कमाने के तरीके खोजने पड़े। खूंखार जानवरों वाले क्षेत्रों में अक्सर मनुष्यों की उपस्थिति कम होती थी और फसल के बेहतर अवसर मिलते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, समूह की फसल धीरे धीरे बढ़ती गई। ली शियाओया ने अस्थायी रूप से एकत्रित औषधीय जड़ी बूटियों का प्रबंधन संभाला, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के योगदान के आधार पर वितरित किया जाना था। वांग होंग और हुआ वेंजू अपनी मजबूत क्षमताओं के साथ सतर्कता पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि अन्य 3 लोग जड़ी बूटियां एकत्र करने में लगे हुए थे। अचानक, ली शियाओया ने सामने की ओर एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वहां सफेद चीजों का एक समूह है जो सफेद जैद मशरूम जैसा दिखता है। सभी ने उसकी ओर इशारा करते हुए देखा, और सचमुच, चट्टान पर लताओं के नीचे सफेद रंग का एक हल्का सा गुच्छा दिखाई दिया। चिकित्सा के अपने ज्ञान के कारण वांग होंग ने तुरंत इसे सफेद जैद मशरूम के रूप में पहचान लिया।
सफेद जेड पाउडर को एक पवित्र औषधि के रूप में जाना जाता था, जिसे मुख्य रूप से 5 से 10 वर्ष पुराने सफेद जेड मशरूम से बनाया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि 100 वर्ष पुराना सफेद जेड मशरूम भी किसी व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से वापस ला सकता था, बशर्ते उसमें सांस बाकी हो। एक पुराना सफेद जेड मशरूम रखना मानव जीवन का एक और मौका पाने जैसा था। हालांकि सफेद जेड मशरूम के विकास के लिए बेहद सख्त आवश्यकताएं थीं। 10 साल के भीतर उगने वाले मशरूम आम थे, लेकिन अधिकांश 20 साल की उम्र से पहले ही मुरझाकर मर जाते थे। केवल कुछ ही विशेष वातावरण में 50 साल से अधिक जीवित रह पाते थे और 100 साल तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। 80 साल पहले एक 80 साल पुराने सफेद जेड मशरूम ने मार्शल आर्ट की दुनिया में सनसनी मचा दी थी। इसके चलते मार्शल आर्ट के नायकों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा छिड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए। चट्टान के पास पहुंचकर लू जिंगो लताओं का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि वांग होंग ने उसे रोक दिया। वांग होंग ने कुछ पत्थर उठाए और उन्हें सफेद जेड मशरूम के चारों ओर लिपटी लताओं की ओर फेंक दिया। बैंग बैंग बैंग, पत्थर टकराए, जिससे पत्ते बिखर गए। अचानक लताएं हिंसक रूप से हिल उठी और एक विशाल सांप का सिर प्रकट हुआ, जो विष उगल रहा था और समूह पर अपनी ठंडी निगाहें गड़ाए हुए था। समूह तनावग्रस्त हो गया और सावधानीपूर्वक पीछे हटता हुआ चट्टान से कुछ गज की दूरी पर पहुंच गया। विशेष रूप से लू जिंगो को राहत की लहर महसूस हुई, ये समझते हुए कि यदि वह बिना सावधानी के आगे बढ़ जाता तो शायद वह सांप के पेट में ही पहुंच जाता। विशालकाय अजगर कुछ पल तक घूरता रहा, फिर समूह को पीछे हटते देख उसने कोई हरकत नहीं की। उसका सिर धीरे धीरे पीछे हट गया। संक्षिप्त चर्चा के बाद समूह ने एक रणनीति तैयार की। उन्होंने पत्थरों का ढेर इकट्ठा किया और उन्हें चट्टान पर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ पत्थर फेंकने के बाद सांप का सिर फिर से दिखाई दिया। समूह ने उस पर पत्थर फेंकना जारी रखा। ली शियाओया ने एक छोटा फुर्तीला खंजर भी फेंका, जो सांप की गर्दन पर लगा, लेकिन खंजर की ताकत बहुत कम थी, जिससे वह केवल थोड़ा सा ही अंदर घुस पाया। हालांकि इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये विशालकाय अजगर को क्रोधित करने के लिए काफी थे। अजगर ने अपना मोटा शरीर मरोड़ा और हवा के झोंके की तरह समूह की ओर झपटा। ज्यादा करीब आने से पहले ही एक तेज हवा उनके चेहरे पर लगी। सांप को पास आते देख लू जिंगो तेजी से एक तरफ हट गया और चट्टान की ओर खिसक गया। शेष 4 बारी बारी से बचाव और पीछे हटते रहे, जिससे सांप एक खुले क्षेत्र में पहुंच गया। 2 ने उसके हमलों को रोका, जबकि बाकी लोग अगल बगल से उसके पास पहुंचे। सांप ने हुआ वेंजू पर जहर उगला, जिससे वह पीछे की ओर उछल पड़ा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग होंग ने बगल से थंडरस स्पीयर टेक्निक का प्रयोग किया और एक ही बिंदु पर लगातार 3 वार किए। इस तकनीक में 3 वारों की शक्ति समाहित थी, जिसे विशेष रूप से रक्षात्मक रूप से मजबूत विरोधियों से निपटने के लिए बनाया गया था। भाले का वार आधा फुट गहरा धंस गया, जिससे सांप को दर्द हुआ। उसने पलटवार करते हुए वांग होंग की ओर काटने की कोशिश की। उसी समय ली शियाओया ने सांप के पेट में भाला घोंपकर घाव कर दिया। उसी समय सांप ने अपनी पूंछ उसकी ओर घुमाई। ये देखकर झांग टाई माओ ने तुरंत अपनी मजबूत तलवार उठाई और आती हुई पूंछ पर वार किया, जिससे कुछ इंच लंबा गहरा घाव हो गया। हालांकि उस विशालकाय सांप की पूंछ की ताकत बहुत अधिक थी। झांग टाई माओ के उसे धीमा करने के प्रयासों के बावजूद दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच लू जिंगो, जो पहले चुपके से निकल गया था, अब चट्टान के नीचे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसने चट्टान की ओर कुछ पत्थर फेंके, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बंदर की तरह लताओं को पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही सांप ने उन दोनों को गिराया, उसने अपनी पूंछ फिर से उठा ली, मानो हमला करने के लिए तैयार हो। अगर वह उन्हें दोबारा मारता तो उनकी कई हड्डियां टूट सकती थीं। ठीक इसी नाजुक क्षण में एक व्यक्ति ने उन दोनों को कुछ फीट दूर खींच लिया। सांप की पूंछ जोर से जमीन पर पड़ी, जिससे धूल और पत्थर उड़ गए। पता चला कि लू जिंगो गुप्त रूप से औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया था, सफलतापूर्वक लौट आया और समय रहते हस्तक्षेप करके उन्हें बचा लिया। शुरू में योजना ये थी कि चारों मिलकर सांप को फंसाएंगे, जिससे लू जिंगो को चुपके से निकलकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा। जड़ी बूटियां मिलने के बाद अगर वे उस विशाल सांप को हरा पाते तो वे सब मिलकर उसे हराते, अगर नहीं तो वे सब मिलकर भाग जाते। अब लू जिंगो के भी लड़ाई में शामिल होने से ऐसा लग रहा था कि पांचों का संयुक्त प्रयास सांप को हराने के लिए काफी होगा। ली शियाओया और झांग टाई माओ को सुरक्षित देखकर लू जिंगो, जो केवल एक चाकू से लैस था, तेजी से युद्ध में कूद पड़ा और अधिक लचीली युद्ध शैली का प्रयोग किया। पेट पर वार करने के बाद वह तेजी से दूर कूद गया और सांप की पूंछ से होने वाले हमले से बच गया। हुआ विंजू ने देखा कि सांप का सिर वांग होंग पर हमला कर रहा है, तो उसने तुरंत पलटवार किया। पांचों ने मिलकर हमला किया और उनकी कुशलता बढ़ती गई। देखते ही देखते विशालकाय अजगर घावों से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। वांग होंग और बाकी लोगों को मामूली चोटें आईं। इस बार समूह को भरपूर फसल मिली।
अकेले उस सांप ने ही झांग टाई माओ को बहुत प्रसन्न किया। खूंखार जानवर मूल्यवान होते हैं, उनके मांस में प्रचुर मात्रा में प्राण तत्व होता है, जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक बेहतरीन पूरक है। उनकी खाल भी कवच बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री होती है। हालांकि खूंखार जानवरों, विशेषकर सांपों को मारना चुनौतीपूर्ण होता है। पांचों के समन्वित प्रयासों के बिना इस विशाल अजगर को हराना बहुत महंगा पड़ता। लू जिंगो द्वारा एकत्रित किए गए सफेद जेड मशरूम के समूह में एक पौधा ऐसा था जो औषधीय रूप से लगभग 20 वर्ष पुराना था, और कई अन्य पौधे 3 से 5 वर्ष या 7 से 8 वर्ष पुराने थे। हुआविन जू ने 10 साल से अधिक पुराने सफेद जेड मशरूम के लिए 50 चांदी के सिक्के दिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को 10 चांदी के सिक्के मिले। वांग होंग को एक सफेद जेड मशरूम, सांप के मांस का एक बड़ा टुकड़ा और कई अन्य औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त हुईं। अकादमी लौटकर समूह ने पूरे सांप से बने बोझ का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होकर फिर तितर बितर हो गए। अपने आंगन में लौटकर वांग होंग ने सबसे पहले अंतरिक्ष आयाम में प्रवेश किया और नई प्राप्त औषधीय जड़ी बूटियों को बोया। कुछ दिन पहले रसभरी से बनी शराब तैयार थी। वांग होंग ने उसे कपड़े से छानकर 2 जार गहरे बैंगनी रंग की फलों की शराब तैयार की। एक छोटा कप चखने के बाद उन्होंने पाया कि यह मीठी और मधुर है, वास्तव में उत्कृष्ट है। उन्होंने शराब के जार को और अधिक समय तक रखने के लिए सील कर दिया, ये जानते हुए कि समय के साथ इसका स्वाद और बेहतर होगा। वांग होंग ने पहले से तैयार की गई जिनसिंग और लिंगजी वाइन का भी स्वाद चखा। शायद अल्कोहल के फैलने की प्रकृति के कारण औषधीय वाइन शरीर में तेजी से फैल गई। खेती के लिहाज से औषधीय गुणों का तेजी से फैलना आदर्श नहीं था, जिससे औषधीय भोजन अधिक प्रभावी हो जाता है। हालांकि इस प्रकार की औषधीय वाइन शारीरिक थकान को दूर करने और ऊर्जा एवं आंतरिक शक्ति को बहाल करने में कारगर थी। इन 2 लड़ाइयों के बाद वांग होंग की भाला चलाने की तकनीक में सुधार हो गया था। इसके अलावा उन्होंने एक बाहरी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर विचार किया, जिसका मूल अर्थ था अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए मार खाना। अध्याय 15 सहज क्षेत्र। अगले दिनों में वांग होंग ने एक बार फिर पुस्तकालय का दौरा किया और हेंगलियन ल्यूहेगोंग नामक एक पुस्तक पाई। इस साधना तकनीक में 9 स्तर थे, जिनमें साधकों को अपने पूरे शरीर पर प्रहार करते हुए अपनी ऊर्जा का संचार करना होता था। पहले से तीसरे स्तर तक शरीर पर प्रहार करने के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग करना पड़ता था। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद लोहे की छड़ी का उपयोग शुरू हो जाता था, और 7वें स्तर पर पहुंचने पर लोहे की छड़ का उपयोग किया जाने लगता था। प्रत्येक प्रहार सत्र के बाद नसों को आराम देने, रक्त संचार बढ़ाने और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करना आवश्यक था। प्रारंभिक चरणों में पहले से तीसरे स्तर तक अभ्यास के लिए साधारण औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी, जो प्रमुख फार्मेसियों में आसानी से उपलब्ध थी। हालांकि चौथे स्तर से अधिक कीमती और प्राचीन चीनी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होने लगी, जिससे ये काफी खर्चीला हो गया। पर्याप्त स्थान और सहायता के बिना वांग होंग इस तकनीक का अभ्यास करने का साहस नहीं कर सकते थे। अगले दिनों में वांग होंग ने अथक परिश्रम से दिन रात अभ्यास किया। थंडर स्पीयर टेक्निक का अभ्यास करते करते थक जाने पर वे ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए औषधीय मदिरा पीते थे। फिर वे मांसपेशी कंडरा परिवर्तन और मज्जा शुद्धिकरण तकनीक का अभ्यास करते थे। यदि उन्हें नींद आती तो वे अंतरिक्ष में झपकी लेते और फिर हेंगलियन ल्यूहेगोंग का अभ्यास फिर से शुरू करते, साथ ही अंतरिक्ष में किताबें पढ़ने के लिए समय भी निकालते थे। अंतरिक्ष संबंधी सुविधाओं और औषधीय भोजन की सहायता से वांग होंग की प्रगति तीव्र रही। महज 3 महीनों में उन्होंने 8 असाधारण मेरिडियनों में से थ्रस्टिंग मेरिडियन को सफलतापूर्वक खोल दिया। कठोर साधना में 2 गहन वर्ष व्यतीत हुए। इस दौरान वांग होंग एक बलवान युवक में परिवर्तित हो गया। पहले वर्ष में वह दर्जनों बार टीम के साथ पहाड़ों में गया और अंततः हेंगलियन ल्यूहेगोंग के अभ्यास के लिए आवश्यक सभी औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करके उन्हें अंतरिक्ष में रोपित किया। अमर प्राणियों के आगमन से उत्पन्न उथल पुथल इस दौरान धीरे धीरे शांत हो गई। इसका मुख्य कारण भारी संख्या में हुई मौतें थी और उग्र इरादों वाले अधिकांश लोग मारे गए थे। बचे हुए लोग शांत रहना सीख गए थे, मुख्य रूप से अकादमी की ऐसी परिस्थितियों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता के कारण। एक बार अधिग्रहित क्षेत्र के 100 से अधिक मार्शल आर्टिस्ट आए, लेकिन अकादमी के छात्रों की संगठित टुकड़ी ने तुरंत उनका सामना किया, जिससे किंग यांग अकादमी की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। इन 2 वर्षों में वांग होंग ने हेंगलियन ल्यूहेगोंग को 6ठे स्तर तक उन्नत कर लिया। यहाँ तक कि अगर वह स्थिर खड़ा रहे और दूसरों को हमला करने दे, तब भी साधारण स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए उसे नुकसान पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होगा, और यहाँ तक कि एक स्टील का चाकू भी उसकी त्वचा पर केवल एक छोटा सा कट ही लगा पाएगा। उनकी आंतरिक साधना से 8 असाधारण नाड़ियां खुल गई थीं, जिससे वे अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे। अब कुछ और वर्षों के संचय और एक संयोगवश मुलाकात के साथ वे अर्जित क्षेत्र को पार करके पौराणिक सहज अवस्था तक पहुंच सकते थे। इन 2 वर्षों की वृद्धि के दौरान अंतरिक्ष में लगाए गए औषधीय जड़ी बूटियों के पहले बैच की आयु 100 वर्ष तक बढ़ गई थी। बाकी, जिनकी आयु 30 से 80 वर्ष के बीच थी,
हर जगह फल फूल रहे थे। इस दौरान वांग होंग ने पुस्तकालय की अधिकांश पुस्तकें, विशेषकर चिकित्सा और मार्शल आर्ट से संबंधित पुस्तकें, गहनता से पढ़ी। सैद्धांतिक दृष्टि से वह अकादमी के प्रशिक्षकों से भी आगे निकल गया था। एक चिकित्सा पुस्तक में वांग होंग ने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए ड्रैगन टाइगर पिल नामक एक नुस्खा खोजा। इसके मुख्य तत्व 100 वर्ष पुराना जिनसिंग और 100 वर्ष पुराना बैंगनी मशरूम थे, साथ ही 10 से अधिक अन्य औषधीय जड़ी बूटियां भी थी जिनके औषधीय गुण मिश्रित थे। कहा जाता था कि एक गोली लेने से 1 वर्ष की साधना में वृद्धि हो सकती है। अपने पास प्रचुर मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां होने के कारण वांग होंग ने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अंतरिक्ष से 100 साल पुराना जिनसिंग और 100 साल पुराना बैंगनी मशरूम लिया और उन्हें बारीक पाउडर में पीस लिया। पूरक जड़ी बूटियों का रस पानी में उबालकर निकाला गया, फिर औषधीय द्रव को गाढ़ा पेस्ट बनाया गया। पिसी हुई जिनसिंग और बैंगनी मशरूम के साथ शहद मिलाया गया और अच्छी तरह से मिलाकर औषधीय गोलियां तैयार की गईं। आधे दिन की मेहनत के बाद उन्होंने कबूतर के अंडे के आकार की 25 गोलियां तैयार की। वांग होंग ने तुरंत एक गोली निगल ली। जैसे ही दवा की गोली उसके पेट में घुल गई, उसकी शक्तिशाली औषधीय शक्ति एक प्रबल आंतरिक बल में परिवर्तित हो गई, जो उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। इस आंतरिक शक्ति को अपने दंतियन की ओर निर्देशित करते हुए यह उनकी नाड़ियों से होकर प्रवाहित हुई। प्रत्येक परिक्रमण के साथ शक्ति की उग्र प्रकृति कम होती गई। फिर उन्होंने इसे 8 असाधारण नाड़ियों से होकर निर्देशित किया, जहां ये धीरे धीरे नाड़ियों और स्पर्श बिंदुओं द्वारा समाहित हो गई। मेरिडियन और एक्यूपॉइंट नदियों और झीलों की तरह थे और मार्शल आर्टिस्ट द्वारा विकसित आंतरिक शक्ति इन नदियों और झीलों में बहते पानी की तरह थी। जब पर्याप्त आंतरिक शक्ति होती थी, तो वह एक्यूपॉइंट में जमा हो जाती थी। एक्यूपॉइंट में पर्याप्त संचित आंतरिक शक्ति होने पर ही वह मेरिडियन में प्रवाहित हो सकती थी, जिससे मेरिडियन का अगला भाग खुल जाता था। मेरिडियन खुलने के बाद युद्ध के दौरान मार्शल आर्टिस्ट एक्यूपॉइंट में संचित आंतरिक शक्ति का उपयोग मेरिडियन में प्रवाहित करने के लिए कर सकते थे। एक ड्रैगन टाइगर पिल की औषधीय शक्ति पूरी तरह से अवशोषित होने के बाद नाड़ियों और स्पर्श बिंदुओं में आंतरिक शक्ति का भंडार केवल थोड़ा सा बढ़ा। बिना किसी संकोच के वांग होंग ने एक और पिल का सेवन किया, लेकिन इसके बाद भी वह सहज ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि इस समय वांग होंग ने एक और गोली लेने की हिम्मत नहीं की। उसके पूरे शरीर की नाड़ियां और स्पर्श बिंदु दर्दनाक रूप से फड़क रहे थे। एक और गोली लेने से वह फट सकता था। फिर वांग होंग ने एक लोहे की छड़ी उठाई और अपने बाएं हाथ की उंगलियों के पिछले हिस्से से शुरू करते हुए अपने शरीर के हर इंच पर जोर से प्रहार किया। लोहे की छड़ी के निर्दयतापूर्वक प्रहार करने पर भी वांग होंग अविचलित रहा। उसकी नसों में मौजूद कुछ आंतरिक बल उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में प्रवाहित हुआ, जहां वह अवशोषित होकर विलीन हो गया। वांग होंग ने ध्यान से अपने शरीर को टटोला और पाया कि उसकी नसों का दर्द थोड़ा कम हो गया है। उत्तेजित होकर उसने लोहे की छड़ी फिर से उठाई और खुद को पीटना शुरू कर दिया। दुनिया में शायद ही कोई इतना आनंद ले पाता हो जितना वांग होंग ले रहा था। अपने पूरे शरीर को 6 बार पीटने के बाद उसने एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी भर लिया। वांग होंग ने उसमें तैयार किया हुआ औषधीय पाउडर डाला, उसे कुछ बार हिलाया, फिर उत्सुकता से बाल्टी में कूद गया और पानी में पूरी तरह भीग गया, यहाँ तक कि उसके बाल भी उस घोल से भीग गए। थोड़ी देर बाद वह पानी से बाहर आया, गहरी सांस ली और फिर से पानी में डूब गया। इस प्रकार वह प्रतिदिन 2 औषधियां ग्रहण करता था, पहले आंतरिक ऊर्जा का संवर्धन करके अपनी शक्ति बढ़ाता था और फिर लोहे की छड़ से निर्दयतापूर्वक पिटाई करता था। 7वें दिन हिंगलियन लियुहे गोंग ने 7वें स्तर को पार कर लिया। आत्मा पिटाई के लिए प्रयुक्त लोहे की छड़ को एक बड़ी लोहे की छड़ से बदल दिया गया और प्रत्येक सत्र में पिटाई की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गई। 10वें दिन जब वांग होंग ने दूसरा अमृत ग्रहण किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया, तो उसका एक छोटा सा अंश उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गया। उसके फेफड़ों में एक शीतलता का एहसास फैल गया, जो कुछ बार प्रसारित हुआ और फिर धीरे धीरे कम होकर लगभग गायब हो गया। बिना किसी झिझक के वांग होंग ने तुरंत एक और अमृत ग्रहण किया। जैसे ही साधना की तकनीक का प्रभाव शरीर में फैला, शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा का एक और प्रवाह उसके फेफड़ों में भर गया। इस शक्ति ने बार बार उसके फेफड़ों को पोषण और नमी प्रदान की। कुछ समय बाद आंतरिक ऊर्जा की एक धारा उसके फेफड़ों से निकली, हैंग ताइन लंग मेरिडियन में प्रवेश किया और धीरे धीरे मध्य महल के एक्यू पॉइंट तक पहुंच गई। ये लगभग 15 मिनट तक वहां घूमती रही, जिससे मध्य महल का एक्यू पॉइंट धीरे धीरे गर्म होकर फूलने लगा, मानो कोई गर्म धारा धीरे धीरे उसे भर रही हो। इसके बाद ये गर्म और सूजन जैसी अनुभूति हैंग ताइन लंग मेरिडियन के साथ साथ धीरे धीरे क्लाउड गेट एक्यू पॉइंट की ओर बढ़ने लगी। क्लाउड गेट एक्यू पॉइंट पर पहुंचते ही यह रुक गई। वांग होंग ने धीरे धीरे अपनी साधना रोकी, गहरी सांस ली और अपने हाथ के ताइन लंग मेरिडियन में आंतरिक ऊर्जा के प्रवेश को महसूस किया। इसका अर्थ था कि वह आधिकारिक तौर पर सहज क्षेत्र का साधक बन चुका था, भले ही ये केवल मध्य महल जैसे एक एक्यू पॉइंट को खोलना ही क्यों न हो। वांग होंग ने हवा को सूंघा और अपने पसीने और रसोई में बनाए गए औषधीय व्यंजनों की गंध महसूस की।
वह विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों और मसालों की सुगंध पहचान सकता था। आंगन में तरह तरह के खरपतवारों की गंध भी थी। रुको, इतनी दूर से भी उसे शौचालय की गंध कैसे आ रही है? मतली महसूस करते हुए वांग हॉन्ग ने अपनी सांस रोक ली। ऐसा करने पर उसने पाया कि वह अपने रोमछिद्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह उनके माध्यम से हल्की सांस ले पा रहा था। क्या ये पौराणिक भ्रूण श्वास हो सकती है? सहज अवस्था तक पहुंचने के बाद जैसे जैसे मार्शल आर्टिस्ट अपने प्रत्येक अंग और उसकी नसों को खोलते हैं, उनकी पांचों इंद्रियों और उनसे संबंधित शारीरिक अंगों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। वांग हॉन्ग ने अपनी फेफड़ों की तंत्रिका खोल दी, जिससे उसकी नाक के जरिए सूंघने की शक्ति बढ़ गई और वह कई मील दूर से भी गंध पहचान सकता था। फेफड़े त्वचा और बालों को नियंत्रित करते हैं, जिससे रोमछिद्रों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। कई लोगों का सपना रहा भ्रूण जैसी सांस लेने का तरीका अब आसानी से संभव हो गया था। अगर वांग हॉन्ग पानी में डूबकर अपनी त्वचा के रोमछिद्रों से सांस लेता, तो वह आधे घंटे तक बिना सांस लिए रह सकता था। लगातार 10 दिनों से अधिक समय तक 20 से अधिक ड्रैगन टाइगर गोलियां लेने के बाद वह अंततः आज जन्मजात क्षमता के स्तर तक पहुंच गया। पूरे चू राज्य में, जिसकी आबादी 1 अरब से अधिक है, जन्मजात क्षमता के स्तर पर 100 से भी कम मार्शल आर्टिस्ट हैं। 20 वर्ष से कम आयु का कोई जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट कम से कम चू राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व था। यदि यह खबर फैलती तो निस्संदेह सनसनी फैल जाती। वांग हॉन्ग को संतोष का अनुभव हुआ, लेकिन उसने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए फिलहाल चुप रहने का फैसला किया।